अरेबिक, नथिंग। लैंग्वेज कोई भी होगी, डी नहीं लगेगा। डी इज नॉट यूज एज स्ट्रीट नेम, गलियों के जो नेम होते हैं उनके साथ डी नहीं लगेगा। एनी नेम, कोई नाम आ जाए सिंपल, मतलब मोहम्मद अली, मोहम्मद अली आ जाए जनाब वाला, कोई और नेम आ जाए, मैन या वोमेन आ जाए, तो उसके साथ भी दी वोमेन या दी मैन नहीं लगेगा। एनी सिटी नेम, कोई भी सिटी का नेम आ जाए तो आप उनके साथ भी दी लंदन, दी इस्लामाबाद नहीं लगेगा, बल्कि सिंपल लंदन लगेगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये जनाब हमारे आर्टिकल्स हैं जिनके असूल थे, जो मैंने आपको बता दिए। कल इंशाल्लाह ताला मैं इसकी एक्सरसाइज ऐसे टेस्ट के अंदर शामिल कर दूंगा, लेकिन जो कल का टेस्ट आएगा उसके अंदर 5 से 10 नंबर की जो है ना आर्टिकल होंगे टेस्ट के अंदर। ठीक है, हाँ जी, आप बता दें जनाब, अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर कोई सवाल करना है तो वो बता सकते हैं। जी सर, ये प्लीज दोबारा रिपीट कर दें, अभी ज्वाइन हुआ है सेशन। अच्छा, ये तो तकरीबन आधे घंटे का पीरियड है, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो फिर आपने उसको जी सुन लेना है। कोई चलें प्रॉब्लम ठीक होगा है, आप मैसेज करेंगे कि ये पॉइंट था समझ नहीं आया, मैं आपको दोबारा बता दूँ। ठीक है, चलें ठीक है, ठीक। आप वाली म्यूट रखें। अच्छा जनाब, स्टूडेंट ने एक सवाल किया था कि सर अगर ताला कॉन्फ्रेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बाद हमने एवरीडे साइंस का बहुत ही अहम तरीन टॉपिक है वो पढ़ना है, लेकिन एक छोटा सा एक पॉइंट था वो बता देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये 3-4 वर्ड हैं, जैसा कि यूनिक है, यूजेज है, यूनिटी है, तो इनके साथ ए लगेगा या एन लगेगा? ए लगेगा, क्योंकि देखे ना, आपने ये देखना है, सर उसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है। देखो, यूनिटी है, यूनिक है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, यूनिक लफ्ज यूनिक बन रहा है यहां पर जनाब, मुझे ये बताएं, यहां पहले अलफ की आवाज आ रही है कुछ? यहां पर मैंने एक और लफ्ज लिखा है अम्ब्रेला, यहां पर देखें अम्ब्रेला, अलफ की आवाज आ रही है, तो अलफ की आवाज आएगी तो एन लगेगा, अदरवाइज ए लगेगा। बात क्लियर हो गई? थैंक यू। जी सर। अच्छा जनाब, कान, अगर ताला कॉन्फ्रेंसी केस, जनाब खुदीजा मौजूद है आपको क्लास के अंदर? अच्छा जी, ये अगर ताला कॉन्फ्रेंसी केस जो है ना, ये भी हमने जनाब वाला इसके अंदर शामिल करना था, जो कि हमारा ग्रुप चल रहा है, तो इसलिए जनाब आपने जो है इसको याद रखना है। अगर ताला कॉन्फ्रेंसी केस के बारे में पहले तो नंबर लिख लें कि ये जो केस किया था पाक स्टडी का कोर्ट, ये कोर्ट, ये जनाब ट्रिब्यूनल इन ढाका, ढाका के अंदर एक जनाब ट्रिब्यूनल कोर्ट था, वहां पे ये केस किया गया। ठीक है, और इसके जो जज थे उसका क्या नाम था? जज था जनाब, उसका नाम था एस ए डॉक्टर एस ए रहमान, शेख अब्दुल रहमान। क्या लिखेंगे? शेख अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान और मिस्टर खान, ये दो जज थे जनाब। इनके खिलाफ एक केस किसने किया? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किया। किसके खिलाफ? शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ। कॉन्फ्रेंसी का मतलब होता है साजिश, कि ऐसी साजिश जो कि मुल्क के खिलाफ की गई हो, हुकूमत के खिलाफ की गई हो, मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक हो गया जनाब। अगर आपने लिखना शुरू करना है, अगर ताला साजिश केस, साजिश केस में अयूब खान के दौर में अवामी लीग के खिलाफ बगावत का मुकदमा था। ठीक हो गया जनाब, बगावत का मुकदमा था। ठीक हो गया, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने 1968 में
عوامی لیگ اور مشرقی پاکستان کے رہنما شیخ مجیب الرحمان اور 35 دیگر لوگوں کے خلاف کیا. اوکے، یہ سازش بھارتی شہر اگرتالہ، ٹھیک ہے، اگرتالہ میں ہوئی، جہاں شیخ مجیب الرحمان نے بھارتی فوجی حکام سے ملاقات کی. اوکے، 22 فروری 2011 کو اگرتالہ سازش کیس کے ایک ملزم شوکت علی نے بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ میں اس کیس کو سچا قرار دیا کہ بنگلہ دیش علیحدگی تحریک کے لیے بھارت سے مدد لینا تھی. اوکے جناب، یہ جناب اگرتالہ کانفرنس کیس ہے. اس کے اندر جناب شیخ مجیب الرحمان اور باقی 35 بندے گئے تھے. اگرتالہ بھارت کا شہر ہے، وہاں پر، اور انہوں نے جناب بھارت کے جو فوجی حکام ہیں ان سے ملاقات کی اور ان سے جناب انہوں نے مدد طلب کی کہ جناب ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، اور جناب یہ ہے ہمیں مدد کی جائے. اس لیے جناب اس کا پھر فیصلہ کیا ہوا کہ ڈھاکہ کے اندر جناب ایک کورٹ کا ٹریبیونل کو وہاں پہ جناب ایک کیس کیا گیا ان کے خلاف. جج تھے ڈاکٹر شیخ عبد الرحمان اور مسٹر خان. تو یہ جناب کیس چلتا رہا. اس کا فیصلہ کیا ہونا تھا کہ 1970 آیا. 1970 سے پہلے جناب سب سے پہلے تو اس کیس کے ذریعے سے جناب والا کیا ہوا کہ اس کی حکومت کمزور پڑ گئی. جناب کیا کہتے ہیں جناب ایوب خان کی جناب حکومت ختم ہو گئی. یحییٰ خان گیا. یحییٰ خان جو تھا انتہائی ناکام ترین جناب وہ تھا، حکمران تھا، نہ ہی اس کے قابل تھا. ان کے بارے میں بہت سی باتیں تھیں. تو اس لیے جناب ان کی نااہلی کی وجہ سے جناب یہ اپنے اندر سے کام کرتے رہے اور بالآخر جناب والا وہ بنگلہ دیش جو ہے 16 دسمبر 1971 کو علیحدہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک سازش جو تھی یہ مطلب پہلے سے بن چکی تھی اور اس کے اوپر جو ہے مطلب امن درامد جو ہے وہ بات کر لی. اچھا جناب، اچھا اس کے بعد جناب میں آج آپ کو ایک اہم ترین ٹاپک پڑھانا چاہتا ہوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ ہمارے جو مطلب ہے کہ یاد رکھیے گا ہمارے جتنے بھی مطلب وہ ہے نا ایوری ڈے سائنس کے اوپر ٹاپک وہ ہم آپ کو 1 بائی 1 کر کے جو ہے اس کا اسکرین شاٹ لیں گے. جی سر میں سر یہ جو اس کی مشرقی بنگلہ دیش جو ہے اب اس کی علیحدہ ہونے کی بیسک وجہ کیا تھی؟ بیسک وجہ جناب شیخ مجیب الرحمان کی کوئی بات نہ مانی گئی. دیکھیں جی میں آپ کو بات بتاؤں نا کہ لاسٹ ٹائم ہمارا بلوچستان میں ایک بلاسٹ ہوا، یاد ہے؟
तकरीबन महीना 2 महीने हो गए। उसके अगले दिन जनाब जैन बुगटी को वजीर आजम का मुशीर बना दिया। अब यही वजह थी कि ये जनाब आगे पीछे एजेंसियों को पता होता है कि ये किसके पीछे हाथ है, ये वो सारा कुछ, तो वो फौरन उनको जनाब कोई ना कोई कहीं ना कहीं डिलीट कर लेते। उस वक्त ये था कि जनाब आपस में उनकी जनाब बहुत ज्यादा जिद थी। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं ना कि जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में जो मुजीबुर रहमान था वो जनाब वजीर आजम बनता था क्योंकि वो वोट जीत गया था। तो इन्होंने उनको ना बनने दिया, उन्होंने पीछे किया और भुट्टो साहब को आगे लेकर आ गए। जब एक बंदा वोट भी जीत गया, सब कुछ जीत ले, उसके बावजूद जनाब वाला मतलब उसको एक्चुअली इसलिए ना बनाया गया क्योंकि वो एक साजिश जो थी ना वो बिल्कुल सच्ची थी, इस वजह से ना बनाया गया। तो इसलिए वो शुरू से मतलब उनकी मर्जी थी कि हम जनाब वाला जो पाकिस्तान है, मगरबी पाकिस्तान है, वो जनाब हमारी सारी पैदावार भी खा रहा है, हुकूमत भी वही कर रहे हैं, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए उन्होंने जनाब वाला अलग होने का फैसला किया। हाँ जी, और कोई सवाल? सर मैं पूछ रही थी एंड में मैथ होगी या नहीं? जी जी, मैथ के सवाल होंगे। हम जो है ना ये टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश, अभी 9:12 हुए, आज जल्दी हमने शुरू किया था, तो मैथ के 2-3 सवाल जरूर करेंगे। लेकिन इससे पहले आखिरी ये जो टॉपिक है ना एवरीडे साइंस का, ये बहुत ही अहम तरीन है। हाँ जी, आपने एक दिन आप सुना होगा नाम एटमॉस्फेयर, सुना हुआ? जी सर। जी सर। अच्छा जी, एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं जनाब वाला, याद रखिएगा, ये जो हमारी जमीन है, जमीन में एक कंबल ओढ़ा हुआ है। जैसे हम मतलब है कि सर्दियों के अंदर जो है कंबल लेते हैं या बिस्तर में अंदर आ जाते हैं ताकि हमें सर्दी न लगे, ठीक है। और अगर हम कंबल न लें, सर्दी लग जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। इसी तरह जनाब जमीन के ऊपर जनाब अगर वो कंबल हटा दिया जाए तो जमीन जनाब एक आग का कोयला नहीं होता, जिसका मतलब है कि अगर आप एक कपड़े को जनाब वाला कागज के टुकड़े को आग में डालें तो कागज का टुकड़ा कैसे हो जाएगा, तो जमीन भी ऐसे ही हो जाएगी। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जनाब कि जमीन के ऊपर एक मतलब है जमीन ने जो ऊपर से मतलब है इस तरह की खतरनाक किस्म की जनाब सूरज की जो किरणें हैं, वो जो किरणें जमीन के ऊपर आती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर से बचने के लिए जनाब दरमियान में मतलब जमीन के ऊपर जो है कंबल बनाए गए स्टेप बाय स्टेप। अब वो किस तरह मतलब वो जमीन को बचाते हैं, वो कौन कितने लेयर, टोटल जो लेयर है वो कितनी है, वो हम पढ़ते हैं। ओजोन लेयर जो है, ये याद रखिएगा कि ओजोन लेयर जो है ये जमीन के ऊपर जो सूरज की खतरनाक तरीन शुआएं जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, ठीक है, उनसे बचाती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक ओजोन लेयर के ऊपर नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर लेयर के ऊपर है। तो आपने लिखना है जनाब, ये पेपर के अंदर ना अक्सर आती है, ठीक है। देयर आर 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, टोटल जनाब 5 है। अब इनको याद कैसे रखना है? क्योंकि पेपर के अंदर ये आता है कि जनाब मीजोस्फीयर के ऊपर कौन सी है, मीजोस्फीयर के नीचे कौन सी है, इनका फासला कितना है, तो ये सवाल आता है। इसका जनाब कोड आप लिखेंगे, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। आप अपने घर वालों को कहते हैं कि सर अम्मी अबू जनाब वाला ट्रस्ट मी इन एग्जाम, कि आप मुझसे एग्जाम के अंदर जो है ना ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह हाई नंबर लेकर पास हो जाएंगे। ऐसे होता है या नहीं होता? ये जनाब TRSTMEIN B और X कितनी होगी? 1 2 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये वाली लेयर नहीं है, लेकिन इसको हमने पढ़ना जरूर है क्योंकि इसके ऊपर बड़ा काम होता है। हमारी लेयर 5 ही है, ठीक है, लेकिन ये हमने इसी तरतीब से याद रखें क्योंकि जनाब जो टेली कम्युनिकेशन का जितना भी काम होता है वो इस अफेयर के ऊपर होता है। अब हमने जनाब इसको लिखना कैसे है और जमीन से इनका कितना फासला हो कैसे? पहले नंबर पे जनाब ये जो है ना टी आर से लिखेंगे जनाब ट्रोपोस्फेयर, TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फेयर।
ट्रोपोस्फेयर जनाब 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के फासले पर है जमीन से, ठीक। ये ST से बनाएंगे आप स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHER, स्ट्रेटोस्फेयर। अब जनाब 15 से 50 किलोमीटर, 15 से 50 किलोमीटर, यानी 15 के आगे जनाब वाला कौन सी शुरू हो जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर। नंबर थर्ड पे जनाब आ जाएगा हमारे पास मीजोस्फेयर। ये वाले मीजोस्फेयर का जो फासला है वो जनाब कितना है? 50 से लेकर 85 किलो, ठीक। आइनोस्फेयर को आपने नहीं लिखना। चौथे नंबर पे जनाब T से बनेगा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का जनाब 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक। नंबर 5 और आखिरी, इसको हम कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर का जनाब जो है हमारे पास 600 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक। ओके जनाब। अब बात यह है कि ये नजर तो नहीं आती, ठीक है। सर ट्रोपोस्फेयर जमीन से ऊपर है, और सर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन दोबारा हमें नजर नहीं आती, ये जमीन के ऊपर बनी हुई है, मतलब स्टैट है, ये हमें नजर नहीं आती। लेकिन ये इनको हम कैसे पहचानेंगे कि जनाब अब हम कौन सी लेयर पे हैं, अब कौन सी लेयर पे हैं? इनको हम कैसे पता चलेगा? इनका जो फर्क है ना, लिख लें, इन सब के दरमियान फर्क दर्जा हरारत का है। दर्जा हरारत का है। दर्जा हरारत, क्योंकि हर किसी का दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। बात समझ आ रही है? हर किसी का दर्जा हरारत जो है ये जनाब मुख्तलिफ होता है। बात समझ आ सर रही है? भाई ने ना मैसेज किया है कि हम ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, तो सर ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा कि 15 किलोमीटर कैसे ऊपर है और हम कैसे रह रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? सर अभी भाई ने कहा है ना कि हम ट्रोपोस्फेयर में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन ट्रोपोस्फेयर। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, अभी हम मतलब इसको स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना। ये जनाब ये है हमारी जमीन जहां पे हम रह रहे हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी है? जमीन है। ये जमीन से काउंट होनी है और हमने ऊपर जाना है। तो ये पहले 15 किलोमीटर जो है हमारे पास, ये पहले 15 किलोमीटर में हम क्या आ जाएगा? TR आ जाएगा, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद फिर अगले जनाब 50 किलोमीटर पे क्या आ जाएगा? स्ट्रेटोस्फेयर। इसके बाद आगे जनाब हम यहाँ पे जाएंगे 85 किलोमीटर पे, क्या आ जाएगा? मीसोस्फेयर। इसके बाद हमारे पास उसके बाद क्या आ जाएगा? थर्मोस्फेयर। और अगला नेक्स्ट आखिरी क्या आ जाएगा? ईगोस्फेयर। तो हम जब बताएं जनाब, हम जमीन से कौन सी जगह पे रह रहे हैं? आप समझ आ गई? यस सर। जमीन का कंबल। तो ये जनाब जमीन का कंबल है। सूरज की जो किरणें हैं जनाब, वो जनाब देखें हमारे पास यहाँ से आती, मतलब कुछ यहाँ खत्म, कुछ यहाँ पे खत्म, कुछ यहाँ पर खत्म। ये मीसोस्फीयर के बाद आगे नहीं आ सकती। 1970 में इंकशाफ ये हुआ कि सूरज की जो किरणें हैं वो जनाब यहाँ पर आ रही हैं, और जिससे कैंसर की बहुत ज्यादा जो है वो मतलब है कि क्योंकि सूरज की जो रोशनी है ना, वो कैंसर का बायस बनती है फौरन। तो कैंसर की बीमारी जो है जो इसके अंदर जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर फैल गई थी बहुत ज्यादा। इसलिए जनाब उसके लिए जनाब इकदाम किया गया कि जनाब जो ओजोन लेयर है वो जनाब उसके दरमियान में 50 किलोमीटर का जो है वो क्या हो जाता है, मतलब अंदर से सुराख हो जाता है। तो इसलिए जनाब याद रखिएगा कि जो सुराख होता है उससे जनाब सूरज की जो मतलब है वो खतरनाक किरणें थी वो जमीन पे आ रही, जिसकी वजह से वहां पे कैंसर की बीमारी बढ़ रही थी। इसलिए जनाब यूएनओ ने 16 सितंबर हर मतलब है साल 16 सितंबर को ओजोन लेयर का डे भी मनाया जाता है। और ये जनाब वाला के इस पर जनाब फिर इसके ऊपर बाकायदा तौर पे काफी सारे मतलब है
एनवायरनमेंट के ऊपर जो है काफी सारी कॉन्फ्रेंस हुई, और फिर वहां पर ये जनाब आया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो मीटर मुल्क है, कार्बन डाइऑक्साइड वाफिर मिकदार में इंडस्ट्रियल यूनिट है, तो वो जनाब मतलब एक काफी कम कर दिए गए, और उसके अंदर जो खास तौर पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इखराज हो रहा था, आसमान के ऊपर जा रही थी, उसको खत्म किया गया। उसको खत्म किया गया। आप सुना है कि वो जो टुकड़ा 50 किलोमीटर का था, मतलब है वो काफी तरह फिल हो गया। अब वो मतलब काफी सारा हद तक उन्होंने काबू पा लिया। हमारी बात समझ आ गई? स्क्रीन शॉट भेजें। सर कैसे फील हुआ है वो टुकड़ा? देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड या जमीन से निकलने वाले जो गैसेज के ज़रात है ना, मतलब गैसेज जा रही हैं ऊपर, तो वो ओजोन लेयर को जनाब वाला सुराख कर दिया। तो जब नीचे से जनाब वाला पूरी दुनिया के अंदर आलमी कॉन्फ्रेंस हॉल के ऊपर पहली बार बुलाई गई 1970 में, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस है ना, ये खतरनाक है, तो इसको थोड़ा सा हमें कम कर दिया। इसलिए उन्होंने काफी हद तक इसको काबू पाया, और जनाब उससे जनाब वो वाला फेल हो गया। सर कैसे काबू पाया? कार्बन डाइऑक्साइड जो जितने भी मतलब है ये एक्सपोज करने वाले यूनिट है, उनको उन्होंने खत्म किया। अच्छा जनाब, इसी के ऊपर अभी हम लिख रहे हैं, नंबर फर्स्ट लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जमीन, आपको पता ना, जब आप ऊपर मतलब आप छत पे खड़े हुए हैं, अगर आप छत से जंप लगाएंगे तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? सर नीचे जाएंगे छलांग लगाने के बाद फौरन। नहीं नहीं, आप गलत कह रही हैं, ऊपर जाएंगे। अगर आप सर जब हम छलांग लगा के ऊपर जाएंगे तो जमीन हमें फौरन अपनी तरफ खींचेगी, हम वापस जमीन की तरफ आ जाएंगे, वही तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओहो, जब आप 3 मंजिला मकान से नीचे गिरेंगे तो ऊपर ही चले जाएंगे। सर फिर तो डायरेक्ट टिकट की बात हो रही है ना। अब समझ आ गई आपको। जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद पहले नंबर पे हम लिखेंगे जनाब ट्रोपोस्फेयर को। इसकी थोड़ी सी खसूसियात जो हैं, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो है ये जनाब हमारे पास मतलब हर चीज की जो एक खसूसियात है, उसको हमने किस तरह याद रखना है? इट हैज मोर प्रेशर, 80% mass weight of atmosphere is in troposphere। 80% जो वजन है ना, वो इसी के ऊपर है, पूरी दुनिया का। अच्छा जी, इसके बारे में बात और क्या लिखेंगे? वेदर फेनोमेना, PHENOMENA। ठीक है, बादल, बारिश, बरसाने का जरिया होते हैं, हवा चलती है, और बादल गरजते हैं। मतलब यह है कि ये वाला जो ट्रोपोस्फेयर है ना, इसके ऊपर जो काम हो रहा है, इसके ऊपर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो पेपर सवाल के अंदर जो पूछेगा, इनमें से पॉइंट पूछेगा। इसके बाद नंबर 2 लिखेंगे आप स्ट्रेटोस्फेयर, STRATOSPHERE। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में आप लिखना शुरू करें।
it also consists has its own सर जी 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 सर एक कॉमन क्वेश्चन है तो कैन सबमिट जी जी सर जो एक तो बारिश होती है ना वो बादल से आती है तो जो ओले होते हैं वो कहाँ से आते हैं देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो मतलब है कि बारिश का जो निज़ाम है ना, बारिश के निज़ाम में ये है कि जनाब जो सूरज जो बादल हैं वो जनाब पानी पीते हैं सूरज से समुद्र से, उसके बाद आके बरसात होती है। ठीक है, अब ये जो ओले हैं ये वाला जो सिस्टम है ये है तो वैसे सैसी टेक्निक के बारे में आपने बस पूछा है, तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ये जो मतलब बर्फ बन जाती है वहां से कोई है, लेकिन ये मैं आपको सर आप बिलावल वाला जवाब देना कि जब सर, बादल होते हैं बारिश आती है, ज्यादा बादल होते हैं तो ओले पड़ते हैं। टेम्परेचर कम जब होता है ना तब ओले बन जाते हैं, मुझे यही लगा, लेकिन इस क्वेश्चन ने सेटिस्फाई नहीं किया। वैसे साइंस की हूँ। चले मैं आपका ये जवाब दूंगा, ठीक है अच्छी तरह। सर मैं दूं इसका आंसर? जी जी दें। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही, छोड़े कोई बात नहीं। सर जी जी आप आवाज आ रही सर है। मैं दूं इसका आंसर? सर मैं जी दें, आप जवाब दें। सर आई थिंक जब बादल ऊपर गरज रहे होते हैं ना, जब उनका टेम्परेचर काफी लो हो जाता है तब जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं ना वो बर्फ की फॉर्म में हो जाते हैं, तो एकदम से वो नीचे गिरते हैं, इसलिए उनकी रफ्तार भी ज्यादा होती है। सर इसका आंसर मैं दूं अब सर? जी जी सर इसका आंसर ये है कि जो ही बारिश होती है ना सर, बारिश होती है जब, तो जी जी बारिश जब कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है ना, कोल्ड एयर के, तो जो ही वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है ना सर, तो उसका जो टेम्परेचर जो है बारिश का ऑलरेडी कम होता है क्योंकि वाटर फॉर्म में होती है, तो जब वो कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आती है तो उसका कम हो जाता है, मतलब नेगेटिव में चला जाता है या कुछ इस तरह है, तो फिर वो ओलों की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाती है और फिर ओले जो है जमीन पर गिरते हैं। नहीं तीनों का जवाब एक ही है फिर, लेकिन यह है कि मैं आप सबको जवाब दूंगा फिर। इसका मतलब यह है कि ऊपर जनाब जब बर्फ बन जाती है तो तब जनाब ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी सर लेकिन यही है। लेकिन इसका जो आपको मैं टेक्निकली बताऊं ना कि ये जनाब आपको पता है कि लोगों का जो नुकसान होता है, फसलों का खास तौर पर नुकसान होता है, या फिर मैं आपको ये बताऊं कि जो ऊपर से आसमानी बिजली गिरती है वो कैसे गिरती है, तो इसलिए ये दोनों जवाब मैं आपको प्रॉपर दूंगा सही तरह से, फिर गलत ना हो जाए। अच्छा जनाब ये जो हमारी ओजोन लेयर होती है ना वो इसके अंदर होती है, ये जनाब अल्ट्रा वायलेट जो शुआएं आती हैं सूरज से उनको भी रोकती है, और जेट एयर प्लेन जो होते हैं वो भी यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। स्क्रीन शॉट भेजें जल्दी करें। मतलब सर ये लास्ट जो पॉइंट लिखा है आपने, जितने भी जहाज उड़ रहे होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रेटोस्फेयर में होते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके जितने भी मतलब है कि जहाज मतलब जितने भी होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है ना कि ये बारिश जो बादल होते हैं ना, बादल के ऊपर जहाज चलते हैं। अक्सर आपने ये देखो कि जहाज जा रहा है तो नीचे बादल आ जाते हैं, फिर वो नजर नहीं आता, या काफी सारा मेरे साथ इत्तेफाक हो चुका है, शायद आपने भी देखा होगा। तो जहाज जी हमेशा सर। जो होते हैं जितने भी होते हैं वो बादल से ऊपर होते हैं, और ऊपर का कौन सी आ जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर आ जाती है। सर आगे देखिए जनाब। सर एक जी जी क्वेश्चन और है। एक जहाज सा होता है ना जो उड़ा होता है, उसके पीछे इतना धुआं सा एक लेयर सी बनती जाती है, तो सर वो क्या होता है फिर? क्योंकि सारे जहाज तो नहीं बनाते हो धुएं से वाली लेयर। नहीं नहीं वो तो मेरे मतलब जो ईंधन छोड़ता है उसकी बात करिए ना।
सर पता नहीं वो मतलब होता है, उसकी आवाज भी कोई नहीं होती, लेकिन वो धुआं बहुत ज्यादा छोड़ रहा होता है पीछे, उसकी एक लेयर बड़ी जबरदस्त सी बनती है। अच्छा चलें, आप इसको ये लिख लें, ये आपको रह न जाए। नंबर 3 लिखें आप, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर जनाब, इसको हम नंबर फर्स्ट शूटिंग स्टार भी कहते हैं, शूटिंग स्टार भी कहते हैं। और इसके अंदर जनाब METEOR material consists in this layer, in this layer। आपने देखे होंगे कभी आसमान के ऊपर जो है कोल्डेस्ट लेयर, कोल्डेस्ट लेयर सबसे सर्द तरीन लेयर है जनाब। आपने देखा होगा कि जनाब जो जनाब ऊपर स्टार होते हैं ना, वो टूट जाते हैं बाज़ औक़ात। वो जो टूटते हैं तो वो ऊपर हमें लगता है कि जनाब ये जो स्टार हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये मटेरियल किसे कहते हैं, जो तारे टूट जाते हैं जो कि रात के वक्त नजर आते हैं, रात के वक्त नजर आते हैं, ओके। इनको हम क्या कहते हैं, स्टीरियो कहते हैं, अब मटेरियल कहते हैं। तो ये जनाब इसके बारे में इनको शूटिंग स्टार भी इसलिए कहा जाता है। शूटिंग स्टार वो तारे जो टूट जाते हैं और रात को हमें नजर आते हैं, जो रात को आपने देखोगे ऐसे चल रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे लिखें जनाब नंबर, ये नंबर 4 तो नहीं है, लेकिन ये आपने एनोस्फीयर के बारे में, IONOSPHER, एनोस्फीयर। एनोस्फीयर को लिखना जरूरी है क्योंकि जनाब ये मीजोस्फीयर के और जनाब वाला थर्मोस्फीयर के दरमियान होता है। इसके अंदर बहुत अहम तीन काम होता है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम consistent signal and wireless। यानी कि जनाब आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के यूएसए के चैनल कैसे देखते हैं, यूएसए ने जनाब अपनी जो क्या कहते हैं उसको भला, जो ऊपर भेजते हैं वो क्या कहते हैं, सैटेलाइट सर, सैटेलाइट जो होती है ना वो यहाँ पे होती है। इस सैटेलाइट के जरिए से जनाब जो मतलब वायरलेस होती है या टेलीफोन के सिग्नल होते हैं, यहाँ पे हम टेलीफोन मिलाते हैं, सऊदी अरब यूएसए मिल जाता है। कैसे जाता है, क्योंकि जहाँ पे ऊपर जनाब हमारे मौजूद है तमाम सिस्टम, जो कम्युनिकेशन जितना भी सिस्टम है वो एनोस्फीयर के अंदर मौजूद है। और एनोस्फीयर पेपर में अक्सर आती है कि एनोस्फीयर इज कंसिस्टिंग बिटवीन विच आर द फॉलोइंग लेयर, मीजोस्फीयर और आगे हम लिख रहे हैं थर्मोस्फीयर, 4 नंबर। इसलिए जनाब ये बहुत ही जरूरी है याद रखना। हालांकि ये लेयर नहीं है कोई भी, लेकिन इसको इसलिए बनाया गया है कि जनाब यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम जो है पूरी दुनिया का चलता है। इसका सिर्फ एक ही पॉइंट लिखेंगे, वेरी हॉट, बस खत्म। अच्छा, इसके बाद जनाब नंबर 5 एक्सोस्फीयर, आखिरी एक्सोस्फीयर जो है ये जनाब लास्ट लेयर, डे टाइम वेरी हॉट, दिन के वक्त ये बहुत ज्यादा हॉट होती है। अच्छा जनाब, एक बात और जनाब मुझे ये बता दें कि ओरिजिनल कलर जो है स्काई का कितना है, तो बताएगा? ब्लैक, 7 कलर। ओरिजिनल कलर ऑफ स्काई
ब्लैक है सर। सर ब्लैक है। ब्लैक है सर। दोबारा मैं लिखवा देता हूँ जनाब, ओरिजिनल कलर ऑफ स्काई पर्पल, पर्पल मोस्टली, ठीक है, आल्सो ब्लैक, यानी कि ओरिजिनल कलर जो है वो एक्चुअली पर्पल है, ब्लैक भी साथ होता है, लेकिन ज्यादातर पर्पल का जवाब दुरुस्त होगा, आपने याद रखना। अच्छा ये जनाब सर हमारा इसका जो काम, दुरुस्त बता दें क्योंकि ये आते ही रहता है क्वेश्चन अक्सर। पर्पल लिखेंगे, पर्पल, पर्पल जवाब आपने लिखना। अगर सर फॉर एग्जाम्पल पर्पल मैं अगर आपको ऑप्शन बात ना हो बताऊं, तो। अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए है ना कि फॉर एग्जाम्पल तमाम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें पर्पल दिया हो तो पर्पल चूज करेंगे, ठीक है। और अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें ब्लैक दिया हुआ है, पर्पल नहीं दिया हुआ, तो फिर आप पर्पल ब्लैक चूज करेंगे, ठीक हो गया। सर मैंने इसका ये पढ़ा है कि आसमान का कलर जो ओरिजिनल है वो ब्लैक है, इसलिए वो रात को दिखाई देता है ब्लैक कलर का, लेकिन अगर सुबह को हो जाए तो सूरज की शुआएं पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो 7 कलर है ना उसमें से जो स्काई कलर है वो करता है, रोशनी रिफ्लेक्ट करता है, इसकी वजह से हमें वो ब्लू कलर का नजर आता है। चलें आप इसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन ये क्या ओरिजिनल कलर जो है वो पर्पल है ज्यादा, मोस्टली सर ये तो मतलब ज्यादा। लड़कियों वाला कलर नहीं हो गया? चलें कोई बात नहीं है, वो आप उधर आसमान के साथ में मिलाएं अपने आप। अच्छा जनाब ये लेक्चर जो है ना खत्म होने वाला है, तो हमने अभी मैथ भी पढ़नी है 2-3 सवाल, तो इसलिए मैथ क्या हमने तो वो कंप्यूटर पे पढ़ना था। सर जी हम इतनी तैयारी कर रहे हैं लेकिन जो भी पेपर होता है ना सर मुझे तो उसमें से कुछ आता ही नहीं होता, जो भी मैं देखती हूँ नहीं, यूट्यूब पे अभी से। आपने मतलब है मेरी बात सुने ना, जो एरियाज आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना उनको फिर आपने दोहराना भी होता है, उसको अच्छी तरह याद भी करना होता है। ये तो हम नोट्स बना रहे हैं ना, आपने उस नोट्स को जो ना वाला अपने पास रखना है, और जब आपको पता है कि आप पेपर मेरा आ रहा है आगे, तो उसको अच्छी तरह से आपने करके जाना है ना। बात समझ आ रही? सर जब